Hello, namaskar and welcome everybody. Welcome to Avlokan IAS. My name is दर्शन मिश्रा और आज हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे बिल्स क्या होती हैं, ठीक है, और बिल्स पास कैसे होती हैं, कितने तरह के बिल्स होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। और आई होप आपने पुराना भी रिवाइज कर लिया होगा या फिर कर रहे होंगे। अगर नहीं किया है तो लक्ष्मीकांत उठाइए और रिवीजन चालू करिए। जितना पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे पाइलअप होता जाएगा। मैं वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। धीरे धीरे पाइलअप होता जाएगा, फिर लास्ट में आप उसको रिवाइज कर नहीं पाओगे। और अभी लग रहा होगा ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन पॉलिटी जो है काफी वोलेटाइल चीज है। दिमाग से उड़ते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर के साथ आज। सबसे पहले जानेंगे कि बिल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता क्या है पार्लियामेंट में। तो देखो, जब भी नया कोई लॉ बनना होता है या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना होता है, तो पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करती है। इस प्रोसेस को लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। एक बिल तभी एक्ट बनता है जब दोनों हाउसेस से पास हो जाए और प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाए, मतलब प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि ये बिल होता क्या है। तो बिल एक प्रपोज्ड लॉ होता है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये चार तरह के बिल होते हैं, मतलब चार तरह के हो सकते हैं बिल्स। एक हो गया ऑर्डिनरी बिल, ये जनरल लॉज के लिए होता है। फिर ये ऑर्डिनरी बिल आपका आर्टिकल 107 में मेंशन्ड है, इसको नोट्स में लिख लेना। फिर मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, ये फाइनेंशियल मैटर्स को कवर करता है, जैसे टैक्स लोन से रिलेटेड। फिर फाइनेंशियल बिल भी एक आता है, वो आर्टिकल 117 में लिखा हुआ आता है, और ये बजट और गवर्नमेंट फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल बिल भी दो तरह के होते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। फिर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये आर्टिकल 368 में कवर्ड होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चार तरह के, मेनली चार तरह के बिल्स हैं जो पार्लियामेंट में आए दिन फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस होते रहते हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अभी सबसे रिसेंट जो वुमेन्स रिजर्वेशन से रिगार्डिंग मैटर था 2023 में, उस समय आया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके वुमेन रिजर्वेशन 33% वुमेन रिजर्वेशन लाया गया था। तो सबसे रिसेंट एग्जांपल इसका यही है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल का अभी आप न्यूज में कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो मिल जाएगा आपको, बजट, क्योंकि बजट का सेशन चल रहा है। ऑर्डिनरी बिल का भी आपको एग्जांपल देखने को मिल जाया करेगा अभी न्यूज में, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो कुछ बिल्स होंगी जिनको, जो ऑर्डिनरी बिल होंगी, जिनको क्या कहते हैं वैसे, गवर्नमेंट को पास कराना होगा, या फिर प्राइवेट मेंबर वो इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसा करके आता रहेगा न्यूज में, तो आप देख लोगे, ठीक है। और आगे मैं एग्जांपल भी बता दूंगा इसको। तो अब पहले देखते हैं ऑर्डिनरी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो मेनली पास करने के लिए वो तीन रीडिंग से वो पास होता है, ठीक है। सबसे पहला रीडिंग जो होता है, फर्स्ट रीडिंग, वो बिल इंट्रोड्यूस करने की रीडिंग होती है, ठीक है। और गैजेट, इंडियन गैजेट में पब्लिशिंग का भी इस फर्स्ट रीडिंग में ही आता है, ठीक। और इसमें जो है कोई भी सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी एमपी या मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, एमपी कोई भी, लोकसभा या राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। बिल का टाइटल और ऑब्जेक्टिव फिर रीड किया जाता है, फिर बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। और इस स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं होता, फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होता, बस इतना ही काम होता है कि बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी टाइटल ऑब्जेक्टिव्स को बस पढ़ा जाता है पार्लियामेंट में, और बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता, बस पब्लिश किया जाता है। और ये बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में पहले ही पब्लिश कर सकते हैं, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है, इसका कोई वो टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है। बस ये चार प्रोसेस होते हैं, ये आप याद रखो, ठीक। उसके बाद जैसे अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल एग्जांपल के तौर पे देखो, तो अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, उसमें अभी भी पब्लिक गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया है। और अभी वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए है, मतलब लोगों को अपने को सजेशन वगैरह देने हैं तो वो उसमें दे सकते हैं, ठीक। तो सबसे रिसेंट एग्जांपल तो इसका यही है। उसके बाद में फर्स्ट रीडिंग के बाद में फिर आती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग जो है वो तीन स्टेजेस को इन्वॉल्व करती है। पहला स्टेज होता है जनरल डिस्कशन का, दूसरा स्टेज होता है कमिटी स्टेज का, और तीसरा होता है कंसिडरेशन स्टेज का, ठीक है। जनरल डिस्कशन में क्या होता है, बिल का पर्पस डिस्कस होता है, लेकिन उसके डिटेल्स नहीं डिस्कस होते हैं बिल के, ठीक है। कमेटी स्टेज में क्या होता है, बिल सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी को रेफर किया जाता है, जो उसे क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन करती है कि क्या ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कहीं कुछ
इधर उधर तो नहीं है, आगे चल के वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकता है ये बिल, या फिर कुछ भी ऐसा करके। तो वो कमिटी स्टेज में सब सब डिसाइड होता है। फिर कंसिडरेशन स्टेज में जब बिल के हर क्लॉज पे अलग अलग डिस्कशन और वोटिंग होती है, ठीक है, जो भी कमिटी अलग अलग क्लॉज एग्जामिन कर लेती है, तो हर क्लॉज पे डिस्कशन और वोटिंग होती है, ठीक है, वो कंसिडरेशन स्टेज में आता है। फिर एमपीज उसमें अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कंसिडरेशन स्टेज में, ठीक है। जैसे फार्म लॉज रिपील बिल 2021 में कमिटी स्टेज पे काफी डिस्कशन और प्रोटेस्ट हुए थे। तो फार्म लॉज तो काफी ज्यादा न्यूज में था भी, तो आपको याद भी होगा 2021 के टाइम में, ठीक है। तो अब उसके बाद होता है थर्ड रीडिंग, जिसमें फाइनल वोटिंग होती है, ठीक है। इस स्टेज पे सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है बिल को, कोई नया अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता है। मेजोरिटी मेंबर्स अगर सपोर्ट कर रहे होते हैं तो बिल पास हो जाता है, ठीक है। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 को थर्ड रीडिंग में क्लियर मेजोरिटी से पास कर गया था, ठीक है। तो थर्ड रीडिंग में बस इतना ही होता है। उसका थर्ड रीडिंग के बाद में क्या होता है, बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। जैसे सपोज अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका फिर वो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो वो बिल लोकसभा में आएगा, ठीक है। तो और उसका फिर सेकंड हाउस में भी सेम स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग की, ठीक है। तीन स्टेज यहाँ भी फॉलो होती हैं और सेम प्रोसेस रिपीट होता है, ठीक है। और सेकंड हाउस के पास जो है चार अल्टरनेटिव्स होते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं क्या करना है उस बिल के साथ। या तो बिल को पास कर दें, जैसे फर्स्ट हाउस ने बिना किसी अमेंडमेंट के, फर्स्ट हाउस ने अगर सारे अमेंडमेंट्स कर दिए, उनको लगता है कि नहीं सारे अमेंडमेंट सही किए हैं, इसमें और कोई डेलिब्रेशन या कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वो वैसे ही पास कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो ऑप्शन होता है उनके पास कि बिल को वो अमेंडमेंट्स के साथ पास करें और फर्स्ट हाउस को जहां से बिल आया है वहां पे भेजें, उस अमेंडमेंट को रिकंसिडर करने के लिए कि भाई ये हमारे हिसाब से ये अमेंडमेंट होना चाहिए इसमें। तो फर्स्ट हाउस को वापस भेजते हैं कि आप इसको रिकंसिडर करिए, उसके बाद फिर वापस बिल भेजिएगा। फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि बिल को पूरी तरीके से ही रिजेक्ट कर दें, कि नहीं ये बिल पूरी तरह से ही गलत है, इसमें अगर फर्स्ट हाउस ने कोई अमेंडमेंट किया है तो वो अमेंडमेंट भी गलत है, तो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दो, इसको हम पास ही नहीं करेंगे। फिर चौथा है कि कोई एक्शन नहीं लेना। तो उस केस में जब अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो कोई एक्शन नहीं लेती है हाउस, और बिल बस पड़ा रहता है सेकंड हाउस के पास, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। और डेडलॉक होने पे जो क्या होता है, प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं अंडर आर्टिकल 108। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, मेजोरिटी वोट से बिल पास हो सकता है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं तो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल जो 2018 का था, राज्यसभा में डिले होने की वजह से डेडलॉक में चला गया था, ठीक। तो ये डेडलॉक का एग्जांपल, बिल जब डेडलॉक में चला गया था तो उसका एग्जांपल है। इसके बारे में डिटेल्स आप थोड़ा नेट से सर्च करो, आप खुद थोड़ी मेहनत करो। तो ये ऑर्डिनरी बिल्स सेकंड हाउस में उसका क्या हाल होता है, और मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है उसके साथ, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। जब इसके बाद मान लो अगर सब कुछ मान लो सेकंड हाउस से सब होने के बाद फिर बिल अगर पास हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के मतलब पास, बिल पास ही कर दी सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट्स के साथ, या फिर ऑल टुगेदर ऐसे ही पास कर दिया, या रिजेक्ट नहीं किया और कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो ये सब ये थर्ड और फोर्थ अल्टरनेटिव हटा दो। अगर पहले दो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग बिल अगर पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रेसिडेंट को इम्पोर्टेंट पार्ट कहा गया है इंडियन पार्लियामेंट का, क्योंकि फाइनल स्टेज में इसी के पास जाएगी बिल। जब मैंने पार्लियामेंट पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने बताया था कि तीन पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसलिए कहा गया है प्रेसिडेंट को पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि इसके एसेंट के बिना कोई भी बिल पास होगा ही, बिल एक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास जो है वो तीन ऑप्शंस होते हैं, पहले या तो वो एसेंट दे करके उसको एक्ट बना दे, फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि बिल को कम्प्लीटली रिजेक्ट ही कर दे, और तीसरा क्या ऑप्शन होता है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेजे। और अगर दोनों हाउस बिल वापस पास करके भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को असेंट देना मैंडेटरी हो जाता है, यानी एक बार ही वो असेंट दे करके एक बार ही वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है। कुछ जैसे एग्जांपल में बताऊं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, वो प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद ही लॉ बना था, ठीक। तो ये एक बड़ा एग्जांपल है। और बिल जो रिटर्न करने का है वो मनी बिल के अलावा बाकी सारे बिल, बाकी ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल भी रिटर्न किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मनी बिल बहुत ज्यादा, ये देखो ये फ्लो चार्ट है, देखो वही फ्लो बिल है, बिल इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस, इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, ये नॉन मनी बिल का है, ठीक है। फिर बिल जो है वो
कमिटी को भेजा जाता है डिस्कस करने के लिए हाउस में। फिर लोगों का इनपुट मांगा जाता है। फिर वहां से कमिटी को कमिटी रिपोर्ट देती है, तो हाउस एक्सेप्ट करती है कमिटी का रिपोर्ट या नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन होता है, फिर बिल का एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। फिर अदर हाउस भी रिकमेंडेशन दे सकती है। ठीक है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट यहाँ से अप्रूव करते हैं, फिर वो लॉ बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है बिल का लॉ बनने तक में। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है, तो इसको ध्यान पे रखना। और जब कभी मान लो मेंस में क्वेश्चन है तो ऐसे फ्लो चार्ट बना करके आप आंसर दोगे तो थोड़ा सुंदर भी लगेगा, नंबर भी ज्यादा मिलते हैं फिर। ठीक है। फिर ऑर्डिनरी बिल के बाद फिर आते हैं हम मनी बिल। मनी बिल काफी सुन लिया, तो अब मनी बिल होता क्या है पहले वो देखते हैं। मनी बिल जो है आर्टिकल 110 के प्रोविजन से रिलेटेड होता है। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स कवर किए जाते हैं, जैसे टैक्सेस, गवर्नमेंट बोरोइंग्स और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है। मनी बिल का जो इंट्रोडक्शन और पैसेज कैसे होता है पहले ये जानते हैं। तो मनी बिल देखो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया सकता है। मनी बिल को राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो भी सिर्फ किसी मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंट्रोड्यूस कर दे। ठीक। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इसके लिए बहुत जरूरी है इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है मनी बिल के रिगार्डिंग, तो इसके लिए लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक, और वो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया सकता, तो यानी वो मैटर जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए अलाउड नहीं है। स्पीकर का डिसीजन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, तो ठीक है, दैट इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो ये अब देखो, अब ये हो गया। फिर राज्यसभा की इसमें लिमिटेड, मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर होती है। मेजर पावर जो होती है लोकसभा की ही होती है, और जो गवर्नमेंट इन पावर होती है मेजोरिटी, अगर ऐसे समझो लेमैन टर्म्स हो, उसके पास सारी पावर्स होती है। ये लेमैन टर्म्स बता रहा हूँ, ऐसे आपको एग्जांपल में सेंटेंस में देगा तो इसमें ये मत मार देना, उसमें देना कि लोकसभा हैज पावर्स, ये मत बोलना कि गवर्नमेंट हैज पावर्स। ठीक है। तो राज्यसभा जो है मनी बिल को रिजेक्ट कर नहीं कर सकती। क्यों लिमिटेड पावर होती है? तो सबसे पहला कि वो राज्यसभा जो है मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, सबसे बड़ा रीजन ये है। बस रिकमेंडेशन दे सकती है, वो भी रिकमेंडेशन मानना न मानना लोकसभा के ऊपर है। नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, हमको नहीं मानना है, फिर भी अब बिल राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर बिल को रिटर्न करना पड़ता है, चाहे वो रिकमेंडेशन दे या बिना रिकमेंडेशन के। यानी अगर 14 दिन के अंदर बिल नहीं भी रिटर्न करती है तो भी माना जाता है कि राज्यसभा ने पास कर दिया। ठीक। और लोकसभा से रिकमेंडेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा का। अगर एक्सेप्ट की जाती है तो बिल मॉडिफाइड फॉर्म में पास माना जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो बिल को ओरिजिनल फॉर्म में ही मान जाता है कि हाँ वो पास हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर राज्यसभा 14 दिन तक बिल रिटर्न नहीं करती तो भी ऑटोमेटिकली वो पास ही माना जाता है, कि जैसे लोकसभा ने पहले पास कर दिया। ठीक है ना। तो यही होता है इसमें। और प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है कि जब मनी बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है इसमें, तो प्रेसिडेंट के पास भी जाता है। प्रेसिडेंट इस बिल को असेंट दे सकते हैं या फिर विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? तो भाई क्योंकि पहले आप ही से तो पूछ के बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय आपने हाँ बोल दिया, फिर बाद में रिकंसिडरेशन के लिए भेजोगे, तो ये ऐसा थोड़ी चलता है। तो क्योंकि इसमें फिर टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसीलिए बिल को रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये ठीक है। तो यही इसका फ्लो चार्ट है कि इंट्रोडक्शन इन लोकसभा विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, उसके बाद फिर पास्ड बाय लोकसभा, फिर सेंड टू राज्यसभा, 14 दिन का रिकमेंडेशन दिया, 14 दिन रिकमेंडेशन देने के लिए इनको टाइम मिलता है। फिर रिटर्न वापस आती है बिल लोकसभा में। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है सजेशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सजेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकसभा मेंबर्स। फिर वहां से उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है, फिर वो मनी बिल लॉ बन जाता है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि स्पीकर के पास पावर होती है डिसाइड करने के लिए मनी बिल है कि नहीं, और दूसरा इसका डिसीजन ही फाइनल होता है, वो कोर्ट में नहीं चैलेंज किया सकता। ठीक। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रेसिडेंट बिल को मनी बिल को रिटर्न भेज सकता है? तो नहीं, नहीं रिटर्न भेज सकता। ये स्टेट पीसीएस में नॉर्मली पूछ सकता है आपसे, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इस पे सवाल पूछ चुका है, तो दोबारा पूछने के इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो ये हो गया मनी बिल। मनी बिल के बाद पढ़ते हैं हम फाइनेंशियल बिल। सॉरी, हाँ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल जो है दो तरह की कैटेगरीज में आती है। ठीक है। एक तो फाइनेंशियल बिल वन, ये आर्टिकल 117 में होती है। मनी बिल आपकी आर्टिकल 110 में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल याद रख लेना, किस आर्टिकल में मनी बिल है, किस आर्टिकल में फाइनेंशियल बिल है। ठीक है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है,
ये आपको लक्ष्मीकांत पे मिल जाएगा। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको खुद पढ़ना है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछो, व्हाट्सएप पे आके डाउट पूछ लेना या फिर कमेंट में पूछ लेना। कहीं भी पूछना, डाउट पूछोगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन अपने एंड से बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि आपको थोड़ी मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल बिल और उनका पैसेज देखते हैं। फाइनेंशियल बिल उन बिल्स को कहते हैं जो रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये मनी बिल से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल बिल वन, ये मनी बिल जैसा होता है क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है ये फाइनेंशियल बिल वन, ठीक है। लेकिन राज्यसभा इसको रिजेक्ट या अमेंड कर सकती है। और अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट इस बिल को असेंट देने के लिए असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। तो देखो ये मनी बिल से किस तरह डिफरेंट है। यहाँ मनी बिल प्रेसिडेंट जो है उनको असेंट देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो विथहोल्ड, फाइनेंशियल बिल में वो विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट को, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। मनी बिल में नहीं भेज सकते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखना है आपको। फिर जैसे एग्जांपल में देखो, फाइनेंशियल बिल 2017 का, इसमें टैक्सेशन से रिलेटेड काफी चेंजेस किए गए थे, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको याद ही होगा, काफी न्यूज में भी था अभी एक दो साल पहले, ठीक है। जिसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने ऑब्जेक्शन रेज किए, लेकिन क्योंकि ये मनी बिल था, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल कर दिया गया था, तो ऑब्जेक्शंस कंसिडर नहीं किए और बिल पास हो गया। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे गवर्नमेंट को कोई बिल पास कराना होता है, तो वो नॉर्म अभी वैसे इसको आप ऐसे मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो, मतलब ऐसे समझो कि अगर गवर्नमेंट को बहुत सारे, अभी जैसे काफी दिन न्यूज में भी था कि कुछ बिल्स को नॉर्मली गवर्नमेंट मनी बिल के नाम पे पास करा देती थी, क्योंकि उस केस में फिर राज्यसभा को पावर नहीं रह जाती थी कि उसके रिगार्डिंग कुछ बोल सके। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा विवादित चीज थी जो न्यूज में थी। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको ये भी दिखेगा। खैर, जब पढ़ोगे तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ठीक। फिर दूसरा है फाइनेंशियल बिल, दूसरे तरह का जो फाइनेंशियल बिल टू, ये भी आर्टिकल 117 में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिल जैसा ही होता है। इसमें मतलब ये फाइनेंशियल बिल है लेकिन ऑर्डिनरी बिल जैसा ही होता है, और इसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया सकता है। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन के वक्त चाहिए होती है। राज्यसभा इस बिल को अमेंड और रिजेक्ट भी कर सकती है, फाइनेंशियल बिल टू। ठीक है, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सपेंडिचर बट डज नॉट डील इन टैक्सेशन और बोरिंग, मतलब टैक्सेशन और बोरिंग में नहीं डील करता है ये। ठीक। फिर उसके बाद में आते हैं, फाइनेंशियल बिल कवर हो गया आपका, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी छोटे में ही समझा देता हूँ कि इस बिल का मेन पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना। जैसे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार चेंज हो गया है वो नंबर आप लिखो। ठीक है। जैसे 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी का, फिर 103rd ईडब्ल्यूएस का हुआ था। ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये सब जितने भी चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर कवर होते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेज में, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मेजोरिटी मैंने अभी कुछ लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था आपको। और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है। मतलब सारे सिर्फ इसी दोनों पैरामीटर्स में नहीं हो जाते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। तो पार्लियामेंट चैप्टर आपका खत्म हो जाए फिर मैं पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है। फिर आता है जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग कैसे होती है? तो जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, याद रखना, चेयरमैन के या फिर स्पीकर के पास नहीं। लोकसभा के स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं प्रिसाइड करते हैं। ठीक है। अगर स्पीकर नहीं अवेलेबल है तो डेप्यूटी स्पीकर, या राज्यसभा अगर उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं अवेलेबल है तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करता है। ठीक। राज्यसभा चेयरमैन जो है इस सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं रहेंगे तो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। अगर लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहे तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो चेयरमैन है राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो नहीं प्रिसाइड करेंगे। ठीक है। और इसमें जो डिसीजन होता है वो मेजोरिटी ऑफ वोट से होता है। और मेजोरिटी किसकी होती है? लोकसभा की। तो मतलब जॉइंट सिटिंग में लोकसभा का ही मेजोरिटी चलेगा। कोई बिल
लोकसभा से पास हो गया है तो बहुत, और राज्यसभा ने डेडलॉक क्रिएट किया है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो बिल नहीं पास होगा अगर मैं जॉइंट सिटिंग होगी तो। अभी तक वैसे जॉइंट सिटिंग बस 3 बार हुई है। मैं बता, यहाँ पे जैसे 1950 से बस 3 जॉइंट सिटिंग हुई है। एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल में 1960 में डाउरी सिस्टम को बैन करने के लिए पास किया गया था ये। फिर बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 में बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड के लिए था। ठीक है। उस समय नेशनलाइजेशन वगैरह हो रहा था तो आपको ध्यान ही होगा कि उसमें रिफॉर्म और बैंकिंग कमीशन को रिपील करना, बहुत सारी चीजें हो रही थी उस समय। ठीक है। फिर पोटा पोटा आपको याद होगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। अब एक्ट हो गया, मतलब वो उस समय प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बन गया, इसको पोटा कहते हैं। और ये एंटी टेरर लॉ था। ठीक है। इसको पास करने के लिए यूज किया गया था। जब आप GS3 पढ़ोगे तो उसमें पढ़ा ही होगा आपने कि पोटा के बारे में पढ़ा होगा, फिर मकोका के बारे में पढ़ा होगा। फिर ठीक है, नारकोटिक्स वगैरह जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें ये सब चीजें आती हैं। फिर टेररिज्म, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह के बारे में पढ़ोगे जब, तो ये सब चीजें आती है उसमें। तो ये एग्जाम्पल हो गए जॉइंट सिटिंग के, 3 एग्जाम्पल्स हैं अभी तक जो जॉइंट सिटिंग हेल्ड हुई है। ठीक है। और ये हो गया। फिर इसके बाद में, फिर जॉइंट सिटिंग के बाद में आपका यहाँ लेक्चर ये खत्म होता है। ठीक है। इसमें मैं एक बार थोड़ा रिवीजन में के तौर पे बता देता हूँ कि जो अभी तक मैंने पढ़ा, देखो इंडियन पार्लियामेंट में हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में पढ़ा है, जो ताकि लॉज प्रॉपर डिस्कशन और स्क्रूटनी के साथ बन सके। ठीक है। और ये प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखा मनी बिल का पैसेज, ऑर्डनरी, पहले ऑर्डनरी बिल का पैसेज देखा कैसे वो पास हो रहा है। फिर हमने मनी बिल का पैसेज देखा। फिर ठीक है कि उसमें मेन पावर लोकसभा के हाथ में होती है और क्या कहते हैं राज्यसभा के हाथ में मनी बिल के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट जीरो पावर होती है। ठीक है। फिर फाइनेंशियल बिल पे हमने देखा कि फाइनेंशियल बिल में दोनों हाउसेस का कंट्रोल रहता है, सिर्फ एक हाउस का कंट्रोल नहीं रहता। फाइनेंशियल बिल 1 में थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रहता है राज्यसभा के पास, और फाइनेंशियल बिल 2 में राज्यसभा के पास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पावर्स होती हैं। ठीक है। अगर डेडलॉक हो जाए तो फिर हमने जॉइंट सिटिंग के बारे में देखा। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में भी देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस एक्ट के, सॉरी, किस आर्टिकल के अंडर में आता है। ठीक है। उसको, जबकि उसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। ठीक है। इससे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आप जाके देखो। ठीक है। उसमें मैम ने बहुत सही तरीके से कराया है ये सब चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिगार्डिंग। उसका फिर कोई डाउट होता है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो, या फिर इधर आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल पे पूछोगे तो जिसके पास भी टाइम रहेगा वो आपको रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है। तो आप बेझिझक पहले डाउट्स पूछो अपने। ठीक। तो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।